सो हेलो बच्चा पार्टी, आज हम लेकर आए हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक और नया लेक्चर जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि बेस्टील के अटैक के बाद में फ्रांस में क्या क्या चेंजेस आई और उसकी स्टोरी आगे क्या बढ़ती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कि फ्रांस कैसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना। ठीक है, अब तक हमने देखा कि जैसे ही बेस्टील पर अटैक होता है तो जो राजा था लुई द 16 वो क्या करता है, वो एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है भैया, हम तुम्हारी बात मानते हैं कि जैसे तुम अगर कॉन्स्टिट्यूशन बना के रखना चाह रहे हो और बनाना चाह रहे हो फ्रांस के लिए तो आप बना लो। किसको कहा? ये थर्ड स्टेट को कहा, क्योंकि थर्ड स्टेट से इन्फ्लुएंस थे सारे लोग। ठीक है, तो बेस्टील के बाद में, बेस्टील के इंसिडेंट्स के बाद में राजा इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है कि मोनार्की अब किसके अंडर में रहेगी? पार्लियामेंट के और कॉन्स्टिट्यूशन के। तो फ्रांस किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना, ये है हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, तो देखिए पहले तो इसमें यह समझना जरूरी है, मैं तुम्हें थोड़ा सा इसमें इंडिकेट करूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन भी है और मोनार्की भी है। ये कैसे पॉसिबल है भैया? कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की क्या? अच्छा, आप ये याद रखें कि कॉन्स्टिट्यूशन तो बेसिकली देश को चलाने के लिए एक कॉमन रिटन कंसेंट होता है। यही तो होता है कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स व्हाट? कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स अ कॉमन कंसेंट, और जिस पे देश के रूल्स रेगुलेशंस डिपेंडेंट होते हैं, जिसके हिसाब से देश की गवर्नमेंट काम करती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है। चलो अच्छा, मोनार्की क्या? मोनार्की मतलब जहां देश चलाने वाला जो पर्सन है वो एक इंडिविजुअल है और देश को वो चलाता है। ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट चलाते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट तो गवर्नमेंट का पार्ट होते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, लेकिन राजा जो होता है वो हायरार्ची की फॉर्म में आता है, वो हेरिडिटरी फॉर्म से बनते हुए जाते हैं, बढ़ते हुए जाते हैं आगे। सो राजा और कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब यहां इसने ये कहा कि मोनार्क हो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो हेड ऑफ द नेशन होगा वो मोनार्क हो सकता है, बट उसके साथ साथ जो उसकी पावर को कंट्रोल करेगा वो होगा कॉन्स्टिट्यूशन। कंट्री के अंदर क्या रूल्स होने वाले हैं, क्या रेगुलेशंस होने वाली हैं, और मोनार्क की पावर किस लिमिट तक जाके एक तरीके से एक्सरसाइज कर सकेगा वो खुद, और कितनी उसके पास में पावर होनी चाहिए, इन सब का जो रिटन फॉर्म में होगा, जो रिटन कंसेंट होगा, दैट वुड बी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ठीक है, कि मोनार्क हैं आप, अच्छी बात है आप रहें, लेकिन आपकी जो पावर है वो रिटन फॉर्म में होनी चाहिए, और आप कितनी पावर यूज कर सकेंगे ये सब कुछ होना चाहिए इस कॉमन कंसेंट में, इस रिटन कंसेंट में, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो जहां कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है और जहां पे मोनार्क भी होता है, उस कंडीशन को कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की कहा जाता है। ठीक है, तो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की? इट इज अ काइंड ऑफ गवर्नमेंट where the king will be the head of the nation as well as the constitution will be there. According to constitution, the monarch will perform their task और the government will perform their work. Okay? So इस तरह का कोई कंसेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ये चीज मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, देखो उस टाइम पर डेमोक्रेसी ज्यादा पॉपुलर नहीं थी, या तो वहां रिपब्लिक था, डेमोक्रेसी बाद में धीरे धीरे आने लगा। रिपब्लिकन एंड जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो ज्यादा पॉपुलर उस टाइम पर नहीं हुए थे, तो इसीलिए इन्होंने सोचा कि रूल्स रेगुलेशंस तो बनाना चाहिए, है ना, सबके लिए होना चाहिए, तो वो तो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। लेकिन राजा को हटाया नहीं गया, तो राजा भी रहा, कॉन्स्टिट्यूशन भी रहा। तो एक्सेप्ट मोनार्की अलग अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, तो वो ज्यादा पॉपुलर नहीं थी उस टाइम पर, जैसे रिपब्लिक ज्यादा पॉपुलर नहीं था, डेमोक्रेटिक ज्यादा पॉपुलर नहीं था। सो दैट यहां पर राजा अपनी पावर को मिसयूज ना करे, सो दैट दे हैव इनिशिएटेड कि भैया आप क्या करो, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम करो। सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इज टू लिमिटेड द पावर ऑफ द मोनार्क। आपको ध्यान है इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि राजा क्या था, राजा एब्सोल्यूटिज्म को फॉलो करता था। आप जानते हो इसके बारे में कि 19th सेंचुरी में चाहे फ्रांस की बात करो चाहे पूरे यूरोप की बात करो, तो वहां पे जो राजा होते थे वो एब्सोल्यूटिज्म को फॉलो करते थे। एब्सोल्यूटिज्म मींस पावर मस्ट बी सेंट्रलाइज्ड, मिलिट्री इन अ वन हैंड, और इसके अलावा रिप्रेसिव एटीट्यूड। सो राजा क्या करता था, इन्हीं सब चीजों को फॉलो करता था। सो दैट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाने का मेन इंटेंशन, मेन ऑब्जेक्टिव था दैट दे मस्ट लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क, कि राजा की जो पावर है उसको आप लिमिटेड कर दें, राजा मन मुताबिक कोई भी काम ना करे और मिसयूज ना करे अपनी पावर का। सो दैट द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि बेस्टिल वाला जो इंसिडेंस हुआ वो हुआ था 1789 में, ठीक है, जुलाई के अंदर 14th को। तो उसके बाद में दिमाग में आ गया था राजा के कि भैया अब तो अपनी पावर जानी है, ठीक है, और राजा ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया था।
लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो कंसेप्ट था वो अर्लियर टाइम में हो गया था शुरू, और इन्होंने उसको कब कंप्लीट किया? 1791 में इन्होंने उसको ड्राफ्ट कर लिया कॉन्स्टिट्यूशन को। जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ तो उसमें एक कॉमन सी चीज सामने आई कि अब पावर राजा के अंडर में तो नहीं रहेगा। जैसे मैंने आपको अर्लियर ही बताया अभी कि इनका मेन इंटेंशन था कि राजा की पावर को लिमिटेड करें, तो इन्होंने क्या किया? पावर को डिवाइड कर दिया। कैसे? नाउ द पावर आर डिवाइडेड अमंग द डिफरेंट सेक्शंस। एक ही आदमी के पास में कंसंट्रेटेड अ पावर नहीं थी। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैज डिवाइडेड द पावर अमंग द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। आप जानते हो ना कि पावर क्या होता है? जब राजा रहता है, मोनार्क रहता है, तो उनका कंसेप्ट ये रहता है कि पावर को हम क्या करेंगे? पावर को अपने हाथ में रखते हैं, कंसंट्रेट रखते हैं, लाइक जो वो करना चाहें वो हो सके, वो इस तरह का कंसेप्ट उनका होता है। लेकिन जब ये सब कुछ हुआ, जब नया कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, तो सारी चीजें नए तरीके से हुई। दे हैव डन सच अरेंजमेंट्स जिसमें पावर लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में एंड जुडिशरी में डिवाइडेड थी। अब तुम जानते हो वैसे तो तीनों ही कंसेप्ट क्या है, तीनों ही टाइप के हैं, बट फिर भी मैं थोड़ा सा एक बार आपको बता देता हूं। देखिए आप, जो लेजिस्लेचर होता है बेटा, लेजिस्लेचर का मतलब होता है लॉ बनाना, ठीक है? लॉ फॉर्मेशन का जो काम होता है वो लेजिस्लेचर का होता है। एग्जीक्यूटिव जो लॉ बने हुए होते हैं उनको एक तरीके से इंप्लीमेंट करवाते हैं, ठीक है? और जुडिशरी एक तरीके से इंप्लीमेंट ना होने पर पनिशमेंट का काम करते हैं, उनको एक तरीके से सजा सुनाते हैं, ठीक है? बात समझें। पार्लियामेंट इज लेजिस्लेचर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर एग्जीक्यूटिव्स एंड जुडिशरीज तो तुम जानते ही हो, है ना? ये मैंने इंडिया के कंसेप्ट में बताया। तो राजा क्या था? राजा एग्जीक्यूटिव था। लॉ बनाने वाला भी मान सकते हैं कि लॉ में उसकी भी परमिशन होगी, ठीक है? लेकिन यहां पर पावर जो राजा की थी उसको कहीं ना कहीं इन्होंने इसके हाथ से निकाल करके ये तीन डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, उनके अंदर दे दिया, जिससे कि ये एक तरीके से डिक्टेटर ना बन जाए, ठीक है? तो इसको आप याद रखें कि यहां पर ये जो सिचुएशन होती है, इसमें राजा के पास से जो पावर ली जाती है उसको डिवाइड कर दिया जाता है, दे दिया जाता है तीन ऑर्गन्स में, तीन ग्रुप्स में। ये तो हो गई बात कि कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। अब हम ये देख रहे हैं कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना, ये लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी डिवाइड किया, तो उसके बाद में फ्रांस के अंदर 1791 के अंदर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसमें पॉलिटिकल सिस्टम कैसे बनाया गया, कि वहां पे पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था। अब भाई राजा अगर रूल नहीं कर रहा है देश पे, फ्रांस पे रूल नहीं कर रहा है, तो रूल कर कौन रहा है? और अगर ऐसा थोड़ी होगा कि भाई मामा जी की ताई जी के लड़के को बैठा दिया, ऐसा थोड़ी होगा। कोई ना कोई तो होगा ना वहां पे, कोई ना कोई तो अपॉइंट होकर आएगा, इलेक्टेड होगा। तो कैसे इलेक्टेड हो, वो हम पॉलिटिकल सिस्टम यहां पढ़ने वाले हैं कि किसी पर्सन को अगर इलेक्ट करना है तो हाउ वी कैन इलेक्ट अ पर्सन। सो दिस विल बी द न्यू टॉपिक फॉर अस, द पॉलिटिकल सिस्टम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। कि 1791 के बाद में जो पॉलिटिकल सिस्टम आया वो क्या था फ्रांस में। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, इसमें यह बोला गया जो लॉ बनाने का पावर होगा वो नेशनल असेंबली के हाथ में होगा। ये नेशनल असेंबली वही है जो टेनिस कोर्ट में बनी थी, ओके? और यहां पर ये जो नेशनल असेंबली बनेगी वो एक तरीके से इनडायरेक्ट इलेक्टेड मेंबर्स के थ्रू बनेगी। यहां पर जो मेंबर्स होंगे वो इनडायरेक्ट होंगे। देखो अभी तक तो टेनिस कोर्ट के अंदर जो ओथ हुआ या टेनिस कोर्ट के अंदर जो लोग गैदर्ड हुए उन्होंने अपनी असेंबली बना ली, बट आगे ये नहीं चल सकता था ना, क्योंकि अभी तक तो राजा आपकी बात नहीं मान रहा था, अब तो राजा आपकी बात मान रहा है। तो राजा के हिसाब से और कुछ इस तरह का सिस्टम, पहली बार तो गवर्नमेंट जो बनती है वो मान ली जाती है, बट जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो जाता है तो उसके बाद एक प्रोसीजर होता है कि आगे आने वाली गवर्नमेंट कैसे अपॉइंट होगी। तो इन्होंने भी कुछ ऐसा ही सिस्टम रखा, लेकिन इसमें अब राजा भी बैठा है साथ में। जब वो एग्री कर रहा है कि ठीक है मैं आपकी बात मानूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में रहकर मैं काम करूंगा, तो उसकी बात मानी गई। उसकी राय के साथ में, मतलब कहीं ना कहीं उसकी आइडियोलॉजी को भी इसमें एक्सेप्ट किया गया। तो उन्होंने जिन लोगों को अपॉइंट किया मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, दे वर चूजन बाय द इनडायरेक्ट इलेक्शंस। कैसे? देखिए ये सिस्टम आपकी बुक के अंदर भी है, ये जो डायग्राम आपके दे रखा है ये आपकी बुक में भी है ना, बहुत अच्छे से समझिएगा इसको। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो पावर था बेटा जी वो डिवाइडेड था किस किस के बीच में? जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के बीच में, ठीक है? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, समझने वाली बात क्या है, आप इसको ऐसे समझें कि जो जज होगा अब वो जज भी अलग है, एग्जीक्यूटिव मतलब उसके मिनिस्टर और किंग,
इसके अलावा लेजिस्लेचर लॉ बनाने वाली असेंबली। ये बात याद रखें पहले तो, ठीक है। देयर आर बेसिकली 3 ग्रुप्स, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव्स एंड लेजिस्लेचर, ठीक है। ये बात यहां तक क्लियर है आप लोगों को? सो देखो सिस्टम क्या रखा गया, ये जो किंग था ना, इसने अल्टीमेट अपने पास में सारी कंट्रोल रखने की कोशिश की। सीन क्या हुआ, इन्होंने बोला भैया जो भी मेंबर्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, उस टाइम पर कितने मेंबर हुआ करते थे? 28 मिलियन। कहां पे? फ्रांस में। तो 28 मिलियन, आपको याद है ना जब हम पढ़ रहे थे फ्रांस के बारे में कि 23 से अचानक से 28 मिलियन हो गए थे हम नहीं, फ्रांस वाले। सो यहां पर इसने कहा कि कंडीशंस क्या होंगी, पहले तो हम एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स छांटेंगे। तो इन्होंने ये कहा कि 28 मिलियन पीपल में से केवल 4 मिलियन पीपल ही वो लोग होंगे जिनके पास में वोटिंग राइट्स होंगे। दोबारा सुने कि वोटिंग राइट हर किसी को नहीं दिया गया था। यहां पे वोटिंग राइट वाला सिस्टम एक्टिव सिटीजन्स एंड पैसिव सिटीजन्स के बीच में डिवाइडेड है। एक्टिव सिटीजन कौन, पैसिव सिटीजन कौन? पैसिव सिटीजन वो जिनके पास वोटिंग राइट नहीं होगा, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, एक तरीके सिंपल फॉर्म में। एक्टिव सिटीजन वो जिनके पास में अपनी वैल्यू होगी, वोटिंग राइट्स होंगे। 3 मिलियन लोग, विमेन स्पेशली मैन, 3 मिलियन मैन, विमेन, चिल्ड्रन एंड यूथ जो 25 साल से कम है, इनके पास में कोई वोटिंग राइट नहीं होगा, दे आर पैसिव सिटीजन्स, एक्टिव नहीं होंगे वो इस तरह के प्रोसीजर में। और 28 मिलियन टोटल पॉपुलेशन, उसकी 28 मिलियन में से कितने लोग निकले जो वोटिंग राइट जिनको मिला? ओनली 4 मिलियन पीपल। तो ये 4 मिलियन पीपल कैसे चुने गए थे वो भी आपको मैं बताऊंगा। अच्छा सुनिए, ये 4 मिलियन पीपल मिलके वोट करेंगे किसके लिए? इलेक्टोर्स के लिए। इलेक्टोर्स कौन होंगे? जो एक तरीके से एक्चुअल में जो नेशनल असेंबली होगी उसको इलेक्शन और इलेक्ट करने के लिए जो वोट डालेंगे, ठीक है। पहले तो ये 4 मिलियन पीपल विल चूज द 50,000 मैन, कंसिडर किया जाएगा उनको इलेक्टर्स। अब ये इलेक्टर्स वो हैं जो बेसिकली इलेक्ट कर रहे हैं अपनी असेंबली के टोटल मेंबर को। टोटल कितने मेंबर होंगे? 745। आप ये याद रखें, 745 मेंबर्स टोटल असेंबली में होंगे, जिनको 2 तरीके से चुना जाएगा। अभी मैंने आपको एक लाइन बोली थी कि जो इलेक्शंस हो रहे हैं ये इनडायरेक्ट हो रहे हैं। इनडायरेक्ट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि डायरेक्टली ये लोग नहीं चुन रहे हैं इनको। पहले ये 50,000 मैन चुनेंगे जिनको हम इलेक्टर्स कहेंगे, और फिर आगे चल करके 745 जो असेंबली के मेंबर हैं उनको चुनेंगे। इसमें भी 2 कैटेगरी मैंने आपको बता दी, केवल एक्टिव सिटीजन ही वोट कर सकते हैं, और इलेक्टर्स फिर आगे अपने मेंबर्स को चुनने वाले हैं, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट समझ में आया? ये तो हुआ लेजिस्लेचर का पार्ट। लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा। कई बार क्या होगा, लॉ बनाने के बाद में ये जो राजा होता है, कुछ लॉ ऐसे बन जाते हैं जो राजा को पसंद नहीं आते हैं भैया जी, तो क्या करते हैं राजा जी, उसको चेंज कर देते हैं। कैसे? अपने वीटो पावर से। वीटो पावर एक तरीके का सुपर पावर होता है, जिसके अंदर अगर इंडिविजुअली जिसके पास वीटो पावर होता है तो वो एग्जिस्टिंग लॉ को चेंज करने का राइट रखता है, ठीक है। तो राजा क्या करता था, अपने इस वीटो पावर को यूज करता था जब भी उसको ऐसा लगता था कि ये लॉ अच्छा नहीं है और उसके लिए अच्छा नहीं है, तो उसको तुरंत चेंज कर देता था। तो दिस इज वीटो पावर। वीटो पावर का ही यूज करता था वो अपने रूल को इनडायरेक्ट मैनर में असेंबली में एस्टेब्लिश करने के लिए। साथ ही नेशनल असेंबली क्या करेगी, वैसे तो फॉर्मली कंट्रोल करेगी किसको? किंग को, बट पॉसिबल नहीं था, कंट्रोल कर ही नहीं सकता, आपने वीटो पावर दे दिया। साथ ही नेशनल असेंबली कंट्रोल करेगी किसको? मिनिस्टर्स को। ये मिनिस्टर्स किसके थ्रू अपॉइंटेड होंगे? एक तरीके से ये इलेक्टेड हैं, राजा के थ्रू भी हो सकते हैं और असेंबली में से भी निकाले जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं फिर वही चीज रिपीट कर रहा हूं कि वीटो पावर किसके पास में है? राजा के पास। तो भैया किसी की नहीं सुनेगा वो। और आ जाओ आगे, सेम वही प्रोसीजर, ये लोग वोट करेंगे जजेस के लिए, लेकिन उनके ऊपर भी एक तरीके से इनडायरेक्ट मैनर में जो किंग है वही क्या कर रहा है, उनको भी कंट्रोल करता है, ठीक है। ये याद रखें आप। सो सच थिंग वी हैव सीन कि टोटल फ्रांस के अंदर जो भी लोग थे, अप्रॉक्स 28 मिलियन पीपल में से जो टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड इन्होंने कर दिया 2 टाइप से, कि एक तो एक्टिव सिटीजन होंगे, एक पैसिव सिटीजन होंगे। एक्टिव सिटीजन्स जिनके पास में वोटिंग राइट्स होंगे वो टोटल केवल 4 मिलियन ही थे पूरे फ्रांस में, जबकि पैसिव सिटीजन्स जिसमें 3 मिलियन मैन, विमेन, चिल्ड्रन एंड यूथ बिलो द एज ऑफ 25, okay, so they will be passive citizen, okay, so they will choose firstly electors के बाद में आ जाएंगे assembly members, then फिर king, ministers,
और जजेस, सेम प्रोसीजर, ठीक है। ये था इनका पॉलिटिकल सिस्टम, इस तरह से हम असेंबली चलाएंगे, ये इनका सिस्टम था। लेकिन हुआ क्या, देखिए पहले तो ये समझें आप कि जो इलेक्टोर्स बनना चाह रहे हैं ना, जो 50,000 लोगों के अंदर आना चाह रहे हैं असेंबली के मेंबर चुनने के लिए, सो क्वालिफाई एज अ इलेक्टोर, देन अ मेंबर ऑफ असेंबली यू नीड टू बी हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर। आप ऐसे सोचो इसको कि फ्रांस में हर उस आम आदमी को मौका नहीं मिला, जो आम आदमी शायद कितना अच्छा सोचता हो, उसके पास में कितनी अच्छी नॉलेज हो, वो कभी भी असेंबली का पार्ट नहीं बन सकता था। आपको चाहे 50,000 लोगों में से होना है कि 745 लोगों में से होना है, असेंबली के 745 मेंबर्स में आना चाह रहे हो कि 50,000 में से आना चाह रहे हो, उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है आप टैक्स पेयर होने चाहिए। ये इन्होंने कंसेप्ट पहले ही क्लियर कर दिया कि जो टैक्स पेयर नहीं है he will not get a right to vote. As I told you, everyone was not having this right, कि right to vote हर किसी के पास नहीं था, ना ही वो इलेक्टर बन सकता था और ना ही वो असेंबली का मेंबर। याद रखें कौन पर्सन होगा एक्टिव और कौन होगा पैसिव, और स्पेशली जो मैन हम बात कर रहे हैं कि केवल मैन के पास में ही राइट है, तो किसको माना जाए। तो देखिए आप 25 साल तो कम से कम होनी चाहिए, 25 साल से अगर नीचे है तो उसको तो वैसे अलाउ नहीं किया जाएगा। लेकिन 25 साल से ज्यादा हैं आप, उसके बावजूद भी मैंने आपको बताया था ना अभी 3 मिलियन मैन जिनको आपने पैसिव माना था, तो 3 मिलियन मैन पैसिव क्यों हुए? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रूल, जो टैक्स पे करते हो इक्वल टू द एटलीस्ट 3 days ऑफ लेबरर्स वेजेस। जो भी मजदूर है, मजदूर की 3 दिन का जो मेहनताना है, जो 3 दिन का वेज है, उस 3 दिन के वेज के जितना अगर कोई पर्सन टैक्स पे करता है तो एटलीस्ट ये माना जाएगा कि हाँ वो वोट देने के लायक है। आप केवल 25 साल के हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास में वोटिंग राइट आ जाएगा। आप इतना तो टैक्स दो कम से कम कि 3 दिन का जो वेज है किसी मजदूर का, वर्कर का, वो पे किया जा सके। मतलब कितना टैक्स, कम से कम तो इतना टैक्स कि 3 दिन की वेजेस पे कर सकें। were given the status of active citizens, that is they were entitled to vote, कि अगर ऐसा कर पाओगे तो आपको वोटिंग राइट मिलेगा, अदरवाइज भैया आपको ऐसा कोई भी राइट नहीं मिलेगा। होपफुली ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। चलिए आगे देखिए। नहीं होगी प्रॉब्लम, मैं जानता हूं तुम लोगों को बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे बच्चे हो। दैट इज द सिटीजन्स वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स हु इन टर्न चूज द असेंबली। कहा इन्होंने कि ये पहले जो सिटीजन्स थे, एक्टिव सिटीजन्स, ये पहले किसको चुनते थे? इलेक्टर्स को, और इलेक्टर्स बाद में किसको चुनते थे? असेंबली के मेंबर्स को। ये मैंने आपको अभी बता दिया, ठीक है। अब देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विथ अ डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बना? कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ इसलिए बना कि लोगों को उनके राइट्स मिल सके, राजा की पावर को एक तरीके से कंट्रोल कर सके। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन ये ड्राफ्ट कर रहे थे तो उन्होंने ये तो बता दिया कि ऐसे ऐसे मेंबर हम चुनेंगे, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत इन्होंने करी कि आपको राइट दे रहे हैं हम सबसे पहले, हर एक इंसान को राइट दे करके, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी तो है, हमने फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, इन्होंने भी दी। अब लेकिन जब ये कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ ना, तो उसके अंदर सबसे पहले इन्होंने, हमारे यहाँ तो जैसे क्या होता है, हमारे यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन की जब शुरुआत होती है, मतलब उसका जब स्टार्टिंग होती है तो वो तो प्रेम्बल से होती है। इन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत की डिक्लेरेशन ऑफ राइट से, और वो किसके लिए? डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, हर उस इंसान के लिए जो यहाँ का पार्ट है, और उस पर्सन के लिए, उन लोगों के लिए जो यहाँ के सिटीजन है फ्रांस के। चले शुरुआत करें। ये थोड़ा अच्छे से समझना, आपकी बुक में इसको डिटेल में डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है, मैंने कोशिश किया आपको डिटेल में डिस्क्राइब करने की। सो लेट्स स्टार्ट। द मैन आर बॉर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट। इसने कहा कि जो इंसान है वो जब जन्म लेता है या जितना भी वो जीता है तो हमेशा वो फ्री रहना चाहिए और उसके पास में इक्वल राइट्स होने चाहिए, जन्म से भी, और जब तक वो रहता है ही मस्ट बी फ्री एंड मस्ट हैव द इक्वल राइट। ये डिक्लेरेशन है
किसके, मैन एंड सिटीजन को जो आपने राइट दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके अंदर ये डिक्लेरेशन दिया गया। पहला डिक्लेरेशन है, ये स्टार्टिंग का है। मान लो आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहा हूं मैं आपको, किसका, फ्रांस का, तो फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत है। ये क्या बोलता है कि जो भी व्यक्ति यहां पर जन्मा है वो जन्म से ही फ्री है, उसके पास कोई ऐसा नहीं है कि वो थर्ड स्टेट का पार्ट है तो वो स्लेव का काम करेगा, या सेकंड स्टेट में तो रूल करेगा। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं। जो व्यक्ति जन्मा है उसके पास में वो हमेशा से ही फ्री रहेगा और उसके पास में इक्वल राइट्स रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, द एम ऑफ एवरी पॉलिटिकल एसोसिएशन, कि हर वो पॉलिटिकल एसोसिएशन जो गवर्नमेंट में आएगी, जो गवर्नमेंट बनाएगी, उनको ये करना होगा कि वो प्रिजर्व करें, सुरक्षित करें ह्यूमन के नेचुरल राइट्स को, साथ ही इनएलिनेबल राइट्स को। इनएलिनेबल का मतलब होता है जिसको कोई छीन ना सके, इस तरह के राइट्स उनको देने पड़ेंगे। ठीक है, हर पॉलिटिकल एसोसिएशन को ये बात अश्योर्ड करनी पड़ेगी, प्रिजर्व करनी पड़ेगी कि जो लोगों के नेचुरल राइट्स हैं या कुछ ऐसे इनएलिनेबल राइट्स हैं जिनको बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सके, डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सके, उन राइट्स को कोई छीने ना। साथ ही इनकी लिबर्टी, इनकी प्रॉस्पेरिटी, सिक्योरिटी एंड रेजिस्टेंस ऑफ ऑपरेशन, इन सब का भी वो ध्यान रखें। मतलब अगर कोई ऑप्रेसिव आ जाए या ऑप्रेसर आ जाए या कोई किसी को सप्रेस करने की कोशिश करे, दबाने की कोशिश करे, तो उसको वो रोकें। साथ ही इनकी लिबर्टी, इनकी प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी एंड ऑल सच थिंग्स, इन सब की एश्योरिटी कौन दे, जो भी पॉलिटिकल एसोसिएशन यहां आए। ठीक है, दोबारा समझे इस बात को कि भैया ये आपका अधिकार है, ये यहां पर बताया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया और गवर्नमेंट बार बार चेंज होगी, तो उन्होंने कहा कि भैया जो भी गवर्नमेंट आए वो इस चीज के लिए हमेशा अश्योर्ड रहे कि इनको जो भी ह्यूमन के नेचुरल राइट्स हैं या इनएलिनेबल राइट्स हैं, ये सारे इनको मिलने चाहिए। साथ ही साथ इन सभी लोगों की लिबर्टी, प्रॉपर्टी या प्रॉस्पेरिटी, सिक्योरिटी, या फिर इनकी जो भी इनको लगता है कि हमारे साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, तो उन सब चीज़ों से इनको रेजिस्टेंस करे या रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे, इनको रोके। ठीक है, अगर ये ऑप्रेसर है कोई यहाँ, तो उसकी जो पावर है उसको भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करे। ऐसी सारी चीजें यहां पर बताई। ठीक है, होपफुली ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, और कौन सा राइट इन्होंने दिया, इन्होंने कहा द सोर्स ऑफ ऑल द सॉवरेनिटी रिसाइड इन अ नेशन, कि आप ये याद रखें कि कोई भी इंडिविजुअल पर्सन, अगर आप किसी को रूल करवा रहना चाह रहे हो, देश के अंदर लेकर आना चाह रहे हो, तो जो भी सोर्स होंगे आपके देश में रूल करने के लिए या गवर्नमेंट में आने के लिए, तो वो सॉवरेन होने चाहिए। सॉवरेन बोले तो देश के अंदर से ही होने चाहिए, बाहर की किसी अथॉरिटी को आप ये काम नहीं दे सकते हो। नो ग्रुप और नो इंडिविजुअल में एक्सरसाइज अथॉरिटी दैट डज नॉट कम फ्रॉम द पीपल, ऐसा कोई भी व्यक्ति यहां पर आके रूल नहीं कर सकता जो लोग, या तो कोई ग्रुप या कोई पर्सन बाहर से आया हो। हम लोगों में से अगर कोई नहीं है तो वो रूल नहीं कर सकता। ठीक है, ये बात समझें, सिंपल सी बात इसने बोली कि भैया कोई बाहर का व्यक्ति आकर के यहां रूल नहीं करेगा, आप ही में से होंगे जो लोग रूल कर सकते हैं देश में। नेक्स्ट है, लिबर्टी इस बात के लिए कंसिस्ट होती है कि जो पावर है टू डू वॉट एवर इज नॉट इंजूरियस टू सोसाइटी, कि लिबर्टी का मतलब ये नहीं है कि आपको लिबर्टी मिल गई तो वॉट एवर यू लाइक टू डू यू विल डू, जो भी आप करना पसंद आपको वो करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं भैया। तो लिबर्टी का मतलब क्या हुआ, लिबर्टी का मतलब हुआ कि आपको पावर तो दे रहे हैं हम, लेकिन ये याद रखो कोई भी चीज जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, अगर आप ऐसा करते हो तो उसका मतलब वो नहीं है कि आप लिबर्टी आपको मिलेगी। लिबर्टी इस बात के लिए कहीं ना कहीं अश्योर्ड होती है कि जो भी आपको दिया जा रहा है राइट, उससे किसी सोसाइटी का नुकसान ना हो। अगर नुकसान हो रहा है तो लिबर्टी आपसे छीन ली जाएगी। ऐसे होता है ना, कोई क्रिमिनल होता है, अगर वो कुछ ऑफेंस करता है तो उसको जेल में डाल देते हैं, है ना। तो यही चीज बताइए, आपकी लिबर्टी छीन ली जाएगी अगर आप इस तरह का कोई ऑफेंस करेंगे, सोसाइटी को कहीं ना कहीं परेशान करेंगे तो। नेक्स्ट, द लॉ हैज द राइट टू फॉरबिड ओनली एक्शंस दैट आर इंजूरियस टू सोसाइटी। कानून के पास ये अधिकार है कि अगर किसी राइट के कारण, किसी को कोई राइट दे दिया, उस राइट के कारण अगर सोसाइटी को इंजूरियस होता है, लाइक इन सोसाइटी को कहीं ना कहीं हार्म होता है, तो वो राइट्स आपसे छीने जा सकते हैं। कि राइट्स, ये लॉ के पास में अधिकार है कि उन सभी वो एक्शंस को वो रोक सकता है, उन सभी अथॉरिटीज को वो रोक सकता है जिसके कारण सोसाइटी को नुकसान होता है। दैट्स क्वाइट सिंपल, गॉट इट। कि सोसाइटी के पास में कुछ भी आपने दे दिया, कोई भी अथॉरिटी आपने दे दी, बट उससे अगर सोसाइटी
को हार्म हो रहा है तो लॉ के पास में राइट होगा, कानून के पास में अधिकार होगा कि आपसे उचित सारी चीजें छीन ली जाए। चलिए, कितनी अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। ये एक्चुअली डिटेल मैनर में है, थोड़ा सा हम इसको डिटेल में पढ़ रहे हैं, अदरवाइज तो ये बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट होता है, बट थोड़ा डिटेल में हम पढ़ रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट वन। लॉ इज टू एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल। जो कानून है वो एक तरीके का एक्सप्रेशन है कि लोग, आम जनता क्या चाहती है, आम जनता की क्या इच्छा है, उस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए कानून बनाए गए हैं। ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन इट, कि हर एक सिटीजन के पास में राइट होगा कि वो पार्टिसिपेट कर सकता है जब लॉ बन रहे हो, जब कानून बन रहा हो तो हर एक सिटीजन के पास में ये राइट होगा दैट दे कैन टेक पार्टिसिपेशन इन इट। साथ ही पर्सनली भी कर सकते हैं, पर्सनली पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, और अगर पर्सनली पॉसिबल नहीं है तो जो अपने रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके थ्रू वो क्या करेंगे, कानून बनने में अपना पार्टिसिपेशन देंगे। आप इस बात को समझो, हमारे यहां पर भी ऐसे ही होता है, लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑल सच प्लेसेस, हर जगह पर इस तरह का सिचुएशन क्रिएट होता है। द पीपल विल पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ लॉ, लॉ फॉर्मेशन के अंदर वो काम करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, इवन अपनी राय रखेंगे। अब ये पर्सनली भी हो सकता है और ये अपने रिप्रेजेंटेटिव के बिहाफ पे भी होता है। मैक्सिमम बड़ी कंट्रीज में ये रिप्रेजेंटेटिव के बिहाफ पर ही होता है, ठीक है। और क्या थे, लेट्स सी। नो मैन मे बी एक्यूज्ड, अरेस्ट और डिटेन्ड एक्सेप्ट इन अ केस डिटरमाइंड बाय द लॉ। किसी पर्सन को आप उठा के जेल में नहीं डाल सकते हो। बैस्टिल के अंदर यही होता था, राजा के खिलाफ जो भी बोलता था उसको जेल में उठा के डाल दिया जाता था। तो नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी पर्सन को आप अक्यूज नहीं कर सकते हो, अरेस्ट नहीं कर सकते हो, डिटेन नहीं कर सकते हो तब तक जब तक कि कानून उसको मुजरिम घोषित ना कर दे, ठीक है। ये चीज भी, ये अधिकार भी दिया गया कि भैया जब तक कानून आपको ये ना कह दे कि हाँ आपने कोई ऑफेंस किया है, तो तब तक आपको ना तो अक्यूज किया जाएगा, ना अरेस्ट किया जाएगा, ना डिटेन किया जाएगा। एवरी सिटीजन में स्पीक, राइट और प्रिंट फ्रीली। जो पर्सन कुछ कहना चाहता है, एक्सप्रेस करना चाहता है, कुछ लिखना चाहता है या कुछ छापना चाहता है तो दे कैन डू, बट वो खुद इस बात के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा कि आपको ये जो लिबर्टी हमने दी है ना, इस लिबर्टी का मिसयूज ना करें, ठीक है। अगर इन केस ये चीज प्रूव हो जाती है कि आपने किसी को अब्यूज किया, आपने किसी को परेशान किया या अनएथिकल मैनर में ट्रीट किया, इस राइट का मिसयूज किया, देन लॉ विल डिटरमाइन दिस थिंग एंड यू कैन बी अक्यूज्ड। तो आप अक्यूज्ड हो सकेंगे। लॉ इस बात को जज करेगा कि अगर आपने ऐसा कुछ भी लिखा है और अगर उनको, लॉ को लगा कि यस यू हैव डन सच रॉन्ग थिंग, कुछ भी आपने ऐसा किया जो गलत है, तो लॉ कहीं ना कहीं आपको पनिश भी कर सकता है। तो यू विल बी सेल्फ रेस्पॉन्सिबल, जो भी आप करेंगे। ये डिक्लेयर किया गया इन राइट्स के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू लिखे हुए थे, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए थे। नेक्स्ट इज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक फोर्स फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन अ कॉमन टैक्स इज indispensable. It must be assessed equally on all citizens in proportion to their means. इसने बहुत अच्छी बात कही कि देखो यार, तुम जानते हो किसी देश को चलाने के लिए ना तुम्हें टैक्स तो बहुत ज़रूरी है। हालांकि हर कोई इंसान इतना सेंसिबल नहीं होता कि वो खुद से टैक्स भर दे। तो उन्होंने लोगों को कहा कि देखो यार, ऐसा है कि देश को चलाने के लिए, फोर्स को चलाने के लिए, गवर्नमेंट को चलाने के लिए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को टूवर्ड्स यू, उसको पूरा करने के लिए हमें टैक्स चाहिए। लेकिन टैक्स हम कैसे रखेंगे? कॉमन रखेंगे। राजा जो टैक्स बढ़ाता था वैसा कुछ नहीं रखेंगे, हम प्रपोर्शन रखेंगे। जिसकी जितनी हैसियत उतना टैक्स, जिसकी जितनी कैपेसिटी उतना टैक्स, जिसकी जितनी इनकम उतना टैक्स। ज्यादा इनकम हो, कम इनकम हो, ऐसा नहीं कि सबको एक जैसा इक्वल टैक्स देना, नहीं। हम ये पहले मेजर करेंगे, ये पहले हम डिटरमाइन करेंगे कि किसका एबिलिटी कितना है। तो जो प्रपोर्शन आपका होगा वो उसके हिसाब से आपका टैक्स डिसाइड होगा और सबको कॉमन टैक्स देना ही पड़ेगा। अच्छा, ये भी आप याद रखें, कॉमन टैक्स सबको देना है, चाहे वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो, चाहे कॉमन इंसान हो, कॉमन सिटीजन हो। नेक्स्ट राइट इसने बताया कि जो प्रॉपर्टी पहले सबको देना पॉसिबल नहीं था, सबके लिए ये प्रॉपर्टी का राइट नहीं था, प्राइवेट प्रॉपर्टी आप जानते हो ना, तो सबके लिए जो प्रॉपर्टी का राइट नहीं था अब वो दिया गया है इन सबको, ठीक है। और कोई किसी से प्रॉपर्टी नहीं छीन सकता किसी पर्सन की, सिर्फ तब तक जब तक कि ये लीगली प्रूव ना हो जाए कि आम जनता के लिए या सरकार को उस चीज की जरूरत है। सरकार को जब तक ये चीज वो प्रूव ना कर दे या ये चीज प्रूव ना हो जाए कि गवर्नमेंट नीड्स दीज थिंग्स, तब तक उसको कोई छीन नहीं सकता। साथ ही एक चीज और, ऐसा भी नहीं कि गवर्नमेंट को लग रहा है कि ठीक है जगह ले लो आप, नहीं, ऐसा भी नहीं। पहली चीज तो ये बहुत जरूरी है समझना कि
कि किसी के पास ये अधिकार नहीं होगा कि किसी की प्रॉपर्टी ले ली जाए। अगर गवर्नमेंट भी ले रही है ना तो फर्स्टली उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी उस पर्सन को पहले कंपनसेशन देना पड़ेगा। कंपनसेशन मतलब जो भी उसको नुकसान हो रहा है, जो भी उसकी वैल्यू है वो पहले देनी पड़ेगी, उसके बाद एडवांस में देने के बाद में वो जगह उससे ली जा सकती है। पहले तो क्या होता है, राइट टू प्रॉपर्टी था ही नहीं, सभी लोगों के पास में प्रॉपर्टी रखने का राइट नहीं था, बट बाद में ये चीज दी गई। और जब ये चीज दी गई तो उसके साथ में ये कह दिया गया कि गवर्नमेंट के पास भी अथॉरिटी नहीं होगी दैट दे कैन टेक बैक सच थिंग्स, कि वो ले लें, किसी के पास भी नहीं। इवन गवर्नमेंट अगर लेना चाहती है, पब्लिक की जरूरत है या डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको पहले पैसा पे करना पड़ेगा, देन आफ्टर दे कैन टेक। ओके, और समझें, ये जो राइट्स दिए गए थे इनको शॉर्ट में अगर मैं समझाऊं तो ये राइट टू लाइफ था, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच था, राइट टू ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, साथ ही साथ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सच नेचुरल एंड इनएलिनेबल राइट दैट इज दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे। बाय बर्थ जो भी उस टेरिटरी से रिलेटेड है, या बाय बर्थ जो भी इनको एक तरीके से राइट्स दिए गए हैं, जन्म लेते ही राइट्स मिल जाएंगे कि राइट टू लाइफ होगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ऑल सच थिंग्स, और उनसे कोई वो छीन नहीं पाएगा लाइफ लॉन्ग जब तक वो जिएंगे। ठीक है, ये बात बताई गई डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन में। साथ ही साथ इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट सिटीजन एंड नेचुरल राइट्स, के प्रोटेक्ट करे सिटीजन्स को और उनके राइट्स को, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी होगी। ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के इनिशियल पेजेस में क्लियर कर दी गई, और ये चीज किसको दे दी गई, 1791 में वहां के लोगों को। सो बेटा जी, इस तरीके से हमने इस चैप्टर के इस टॉपिक को भी क्लियर किया कि क्या डिक्लेरेशन किए गए, कॉन्स्टिट्यूशन जब बना, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की क्या था, और जब कॉन्स्टिट्यूशन आ गया तो उसमें सबसे पहली चीज़ें क्या की गई। ठीक है, अब ये समझें हमने क्या क्या देखा। अभी हमने जो इंपॉर्टेंट चीज़ देखी वो ये देखी कि लोगों के पास में इसके थ्रू, इस पॉलिटिकल सिस्टम के थ्रू लोगों के पास में राइट्स दिए गए, और जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो गवर्नमेंट कैसी चुनी जाएगी वो भी इसके थ्रू जज किया गया, मेजर किया गया। अच्छा, इसमें एक बात अच्छे से समझ लें आप कि जो राइट हमने यहाँ पे एक तरीके से दिए हैं, जिन राइट्स की हमने यहाँ पे बात की है, उसको रिटन फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन के इनिशियल पेजेस पे एक तरीके से हैंड ओवर किया गया उन लोगों को जो लोग अभी डिप्राइव्ड थे। मतलब फ्रांस के कॉमन पीपल को ये राइट्स दिए गए और अश्योर किया गया कि अब सारी चीज़ें अच्छी होगी, सही होगी। बट रियली डू यू थिंक कि ये सारी चीज़ें अच्छी होने वाली है? सारी चीज़ें तो अच्छी नहीं होगी। इसके बाद हम कुछ चीज़ें समझेंगे कि कैसे सिचुएशन थोड़ी सी चेंज होती है। लुई 16 के क्या वो स्टेप्स होने वाले हैं जो उसको इसकी पोस्ट से इतनी सारे अरेंजमेंट के बावजूद भी हटाने को मजबूर कर देंगे। ठीक है, तो क्या वो सिचुएशंस होने वाली हैं, साथ ही क्या और चीज़ें थी, उनको हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। आप जुड़े रहें चैनल के साथ। कोई इश्यूज़ हों तो बताइए, कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कहीं कोई डाउट आ रहे हो तो आप पूछिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, नोट्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, पर्सनल नंबर भी आपको मिल जाएंगे, तो यू कैन डायरेक्टली आस्क ओवर द ग्रुप कि आप वहाँ पे आ जाइए, क्वेश्चंस पूछिए और NTSC के लिए प्रिपेयर कीजिए। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस